सुनीता ने पूछना शुरू किया। कहाँ है सुमित? क्या बोला उसने? फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। तभी रोशन बोला, नहीं माँ, भैया हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं थे। फिर आते समय मैंने रास्ते में पता किया तो पता चला कि रात को एक गाड़ी खाई में गिर गई थी और खाई गहरी होने के कारण बॉडी का मिलना नामुमकिन है। फिर मैंने गाड़ी का पता किया तो सिया रोने लगी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, जो क्या? रोशन, तो वो गाड़ी सुमित भाई की थी। ये बोलते ही रोशन भी रोने लगा और पूरा परिवार वहीं का वहीं टूट सा गया। सिया तो जैसे टूट कर बिखर सी गई। सुनीता ने बोलना बंद कर दिया और पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। ये हादसे को हुए 1 महीना बीत चुका था और सारा परिवार जैसे तैसे एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिया ने ना खुद को संभालने की कोशिश की और ना ही सुमित के बिना जीना सीखा। और अब सिया को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। पूरे दिन वो अपने कमरे में ही वक्त बिताया करती थी और पूरा समय वो सुमित की चीजों को तो कभी सुमित के कपड़ों को ठीक करती रहती थी। देखते देखते हादसे को 1 साल बीत गया। अब घर का माहौल बदल गया था। अब इस घर में खुशियों का नामो निशान नहीं था। अब आर्थिक तंगी भी रहने लगी थी, क्योंकि अब पहले की तरह महंगी चीजें खरीदना मुश्किल सा था। सबने एक साधारण सी जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ज्यादा पैसे लोगों के इलाज में चले जाते थे। क्योंकि अब सुनीता सिर्फ दवाइयों पे ही जी रही थी और सुनीता अब ज्यादा बीमार भी रहा करती थी। और मास्टर जी की भी उम्र ज्यादा होने के कारण वो भी बीमार रहने लगे थे और साथ साथ दादी जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इन 1 सालों में घर की पूरी काया बदल गई थी। पूजा कॉलेज में किसी को पसंद करती थी तो उसने 2 महीने पहले उससे कोर्ट में शादी कर ली। और रोशन और जय में अब कम बनती थी, क्योंकि घर के खर्चों में अब दोनों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। और रागनी और सोनम आज भी एक दूसरे से मिलकर रहती है और पूरा घर संभालती। और सिया इन 1 सालों में कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है और हर बार कोई ना कोई उसे बचा लेता था। एक दिन शाम हुई और सिया छत पर वहीं खड़ी थी जहां पर सुमेध और वो बैठते थे। और वहां से सिया कूदने वाली थी कि सुनीता ने उसका हाथ पीछे से खींचा और उसे अपने सीने से लगाया और बोली, क्या कर रही हो बेटा? सिया रोने लगी और बोली, माँ, हम मर जाना चाहते हैं। हर एक कोने में उनकी यादें हैं। कहाँ छिपे हम? रोड से लेकर घर के हर एक कोने में वो हमारे साथ हैं। हमने ही उन्हें मार दिया है। हमने ही वो फोन उठाने को कहा था और हम उनसे छिप कर मिलते थे आपके मना करने के बाद भी। इसीलिए ऐसा हुआ है ना माँ, बताइए ना। सब हमारी ही गलती है। हम अब कैसे जिएं? आप ही बताइए। हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सिया को देखकर सुनीता भी रोने लगी और सिया को संभालने की कोशिश करने लगी और सिया को अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसको सुला दिया, क्योंकि सिया ना तो सोती थी और ना ही खाती थी। उसे सुनीता को खिलाना पड़ता था। फिर सुनीता ने मास्टर जी से कहा, सुनिए, याद है आपको सुमेध ने कहा था कि वो सिया को आगे पढ़ता देखना चाहता है और वो सिया को पुणे भेजना चाहता था ताकि सिया अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जिंदगी में आगे बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की है। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मास्टर जी, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सुनीता, सिया के गहने और मेरे गहने बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे और सुमेध का इंश्योरेंस भी क्लेम करवा दीजिए। उस पे उसकी पत्नी का हक है। मास्टर जी, ठीक है, तुम सिया को मनाओ, क्योंकि वो नहीं मानेगी। ये कहकर मास्टर जी बाहर चले गए। सिया जब नींद से उठी तो सुनीता वहीं बैठी थी। फिर सिया ने सुनीता से माफी मांगी। सुनीता, कोई बात नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम पूरे इंजीनियरिंग करने चली जाओ, क्योंकि सुमेध की इच्छा थी। किया बस हाँ, हम सुमेध जी की यादों को छोड़कर नहीं जा सकते। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सुनीता, देखो बेटा, सुमेध की भी यही इच्छा थी और तुम घर की हालत तो देख ही रही हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़कर कुछ करो ताकि घर के हालात सही हो जाएं, क्योंकि कब तुम्हारे पापा की भी
सिया ये सब सुनकर रोने लगी और बोली, बस आगे मत बोलिए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूंगी वहां पर। आप भी हमारे साथ चलिए, ताकि आप भी शायद उन्हें भूल पाएं। वहीं दरवाजे पे खड़ी रागिनी और सोनम सब सुन रही। फिर सिया वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। माँ, सोनम और रागिनी सुनीता के पास गई और बोली, माँ, हम दोनों कभी इस घर को बंटने नहीं देंगे और फिर आर्थिक स्थिति भी संभाल लेंगे। इसके लिए आप सिया को परेशान मत कीजिए। सुनीता, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। बेटा, सिया को मैंने ये सब इसलिए बोला है ताकि वो यहाँ से निकल पाए और सुमित को भूलकर आगे की जिंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाए। लेकिन वो ये समझ गई, इसीलिए उसने मुझे कहा कि आप भी चलिए, शायद आप भी सुमित को भूल पाए। एक हफ्ते बाद मास्टर जी ने कहा, सिया के लिए सारा इंतजाम कर दिया था और साथ में सुनीता के लिए भी। और अब सिया और सुनीता जाने के लिए तैयार थी। वैसे तो सिया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुनीता के कहने पर वो मान गई थी। जाने से पहले सुनीता ने रागिनी और सोनम को बुलवाया और बोली, बेटा, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और मास्टर जी का भी। रागिनी, जी माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनीता ने मुस्कुराकर रागिनी और सोनम के सर पे हाथ रखते हुए बाहर की ओर निकली। साथ में सिया को लेकर सुनीता अनजान शहर पुणे पहुंची। वहां किसी रिश्तेदार की मदद से सुनीता ने एक घर किराए पर लिया और साथ में सिया का एडमिशन भी वहां के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करा। सिया का ख्याल सुनीता एक माँ की तरह रखने लगी। सुनीता सिया को बिल्कुल वैसे प्यार करती थी जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे से करती है। वैसे ही सुनीता सुबह सिया को उठाना और उसे तैयार करके कॉलेज भेजना और फिर बाजार से सिया की पसंद की चीजें लाना। अब सुनीता की कई दवाइयां बंद हो चुकी थी, क्योंकि सिया को प्यार करते करते सुनीता अपना सब कुछ भूल जाती थी। सुनीता ने धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो वहां पर सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिया भी कॉलेज जाती थी और फिर सीधा घर आ जाती थी। सिया और सुनीता को पुणे आए 1 महीने हो गए थे। सिया 10 दिनों से कॉलेज भी जा रही थी, लेकिन सिया कॉलेज में किसी से ना तो बात करती थी और ना ही किसी से दोस्ती की। एक दिन सिया कॉलेज गई और क्लास तक पहुंची तो उसने देखा कि कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर सिया को पता चला कि कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो सिया वापस घर जाने लगी। तभी उसे एक लड़की मिली जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ज्यादा बोलती थी और वो सिया से मिलते ही उससे उसका नाम और सब कुछ पूछने लगी। सिया ने उसकी सारी बातों का बस जवाब दिया। फिर अंजलि बोली, यार, तू तो बिल्कुल परी जैसी है। बहुत खूबसूरत है तू। बिना मेकअप के इतनी अच्छी लगती हो। अंजलि ने सिया की तारीफ करती रही, लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंजलि फिर बोली, तारीफ पे थैंक्स बोला जाता है, सीखा नहीं था क्या तूने। सिया ने फिर धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। ये सुनकर अंजलि मुस्कुराई और सिया के मना करने के बाद भी सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गई। फंक्शन के बीच में सिया कितनी बार जाने के लिए उठी, लेकिन अंजलि ने सिया को कहीं भी जाने नहीं दिया। तभी अंजलि के कुछ दोस्त आए। अंजलि ने सिया को सबसे मिलवाया। तभी एक हाथ सिया की तरफ आगे बढ़ाया। हाय, मैं कार्तिक, अंजलि का दोस्त हूँ। सिया उसकी तरफ देखी और दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हम सिया। कार्तिक ने फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया। कार्तिक बिल्कुल स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत सा लड़का था। उसका लाल गोरा रंग और अच्छी खासी लंबाई और उसके उड़ते बाल और उसकी प्यारी सी मुस्कान पे कई लड़कियों का दिल आ जाता था। लेकिन यहाँ पर कार्तिक का दिल सिया पे आ गया था। सिया का मासूम सा चेहरा और उसके बाल और उसकी खूबसूरती उसकी सादगी से ढा रही थी। ये देखकर तो किसी का भी दिल सिया पर आ जाए। अंजलि ने सिया के फोन में अपना नंबर सेव कर दिया और बोली, जब भी जरूरत पड़े अपने इस दोस्त को याद करना। मेरे पापा वैसे भी यहाँ के ट्रस्टी हैं, सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं। सिया ने फिर कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। बहुत सारे अंजलि के दोस्त थे, जिसने अंजलि को कहा, इस लड़की के तेवर देखा है तुमने, ऐसे घमंड दिखा रही थी।
अंजलि ने सबको डांटते हुए कहा, मैं सिया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ और अगर किसी ने ये कहने की जरूरत की तो आगे से मेरी मदद किसी को नहीं मिलेगी। ये कहकर अंजलि वहां से चली गई। कार्तिक जितना अच्छा दिखता था उतना ही ज्यादा दिल से फेक इंसान भी था। कार्तिक और अंजलि एक साल सीनियर थे, जो फेल होकर अब सिया के क्लास में थे। इन 12 महीनों में कार्तिक ने 24वीं गर्लफ्रेंड पटा रखी थी। कॉलेज में कार्तिक बिल्कुल हीरो जैसे घूमता रहता था, क्योंकि उसके पापा भी एक बिजनेसमैन थे, तो उसे पैसों की कमी नहीं थी और ना ही पैसों की वैल्यू थी। अगले दिन कार्तिक अंजलि के पास गया और बोला, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुम क्यों नहीं मिलवाती मुझे उससे? अंजलि ने कार्तिक की ओर नाराजगी से देखा और बोली, मैं समझ रही हूँ तू किसकी बात कर रहा है और तू उससे दूर रहना, क्योंकि तेरे जैसे लड़के को तो मैं उसके आसपास भी भटकने न दूँ। कार्तिक, मैं खुद ही मिल लूंगा। अंजलि, सोचिएगा भी नहीं, मैं होने नहीं दूंगी। कार्तिक, तू क्या उसकी सनातन है? अंजलि मुस्कुराई और बोली, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत स्पेशल है। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाना चाहती हूँ और तू जिसकी हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलती रहती है उसे मैं सिया के आस पास भी ना आने दूँ। कार्तिक, ये क्या बात है? मतलब हम दोस्त नहीं हैं? अंजलि, चल निकल यहाँ से, ड्रामे मत कर। कार्तिक, अंजलि यार, कर दे मदद, बिल्कुल तू अलग हुआ है यार। अंजलि, अच्छा चल ठीक है, फिर मैं मदद करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे ये भरोसा हो जाए कि तू उसके काबिल बन गया है। बाकी जो 24 महिला मित्र हैं तुम उनसे दूर रहकर। ये कहने के बाद अंजलि वहां से चली गई। तभी कार्तिक को गेट से अंदर आते सिया दिखी और उसके साथ सुनीता, जो उसे कॉलेज छोड़ने आई थी। फिर सिया अंदर आई और कार्तिक दौड़ता हुआ सिया के पास पहुंच गया। सुनीता ने बाहर से कार्तिक को सिया के पास आता देखा कर वो घर के लिए लौट गई। कार्तिक सिया से, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? सिया, नहीं। आप? कार्तिक, क्या यार, कल ही मिले और आज तुम भूल गई हो मुझे? सिया, माफ कीजिएगा, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, हमें जाने दीजिए। कार्तिक, लेकिन बात तो सुनो। उतने में वहां अंजलि आ गई और सिया से आकर मिली। सिया ने अंजलि के साथ अच्छे से बात की और फिर अंजलि के साथ क्लास करने चली गई। कार्तिक भी उसके पीछे क्लास करने चला गया। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो गई और सब कैंटीन जाने की सोच रहे थे। फिर अंजलि ने सिया को चलने को कहा, लेकिन सिया ने मना कर दिया और बोली, दूसरी क्लास शुरू होने तक मैं यही क्लास में ही रहूंगी। अंजलि ने सिया की बात सुनी और सबके साथ कैंटीन चली गई। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिया बेंच के ऊपर खड़ी है और नीचे कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे हैं। मतलब कि वो लोग सिया की रैगिंग कर रहे थे। ये देखकर कार्तिक को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे सबको मरना मारना शुरू कर दिया। फिर अंजलि के सारे दोस्तों ने मिलकर वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहां पर सारे प्रोफेसर आ गए और सब कुछ संभालते हुए को आपस में आकर मिलने को कहा। सिया तो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर जाया करती थी और उस दिन भी उसे ऑफिस में पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि कुछ नहीं हुआ और इन सब ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। ये सुनने के बाद अंजलि और अंजलि के सारे दोस्तों को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सारे दोस्त अब सिया से नाराज हो गए थे और कईयों ने तो उसे डांटा भी। सबकी बातों से परेशान सिया वहां से भागते हुए घर आ गई और अपनी माँ की गोद में सिर रख कर रोने लगी और कहने लगी कि अगर सुमित जी होते तो सब ठीक कर देती, मैंने सबको फंसा दिया। उतने में सुनीता की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां पर अंजलि और कार्तिक खड़े थे। फिर सुनीता ने सिया को चुप करवाया और अच्छे से बैठने को कहा। फिर अंजलि और कार्तिक को अंदर आकर बैठने को कहा। सुनीता ने देखा कि कार्तिक के चेहरे पे कई जगह चोट लगी है, तो उसने उसके लिए दवाई लाई और उसको दिया। फिर अंजलि ने सिया का हाथ पकड़ा और बोली, तुम डरो मत सिया, कुछ नहीं हुआ है। सारे दोस्तों ने अभी गुस्से में है, कहीं ऐसा वैसा बोल दिया, लेकिन वो लोग भी तुमसे मिलने आएंगे पक्का।
सिया ने कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे किए बैठी रही। तभी अंजलि ने कहा, आंटी, ये सुमित कौन है? और सिया इतनी डर गई जैसे कि वो कभी ऐसा देखी नहीं है या फिर इसे किसी बात का सदमा लगा है। तभी सिया बोल पड़ी, सुमेध हमारे पति हैं। अंजलि और कार्तिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सिया ने शुरू से अपनी कहानी बताना शुरू किया। सब बताने के बाद सिया ने कहा, हमें अब किसी और का ख्याल अपने मन में भी नहीं ला सकते हैं। दिल से जुड़े हैं सुमेध जी से। दिल का गठबंधन हुआ था, वो भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने हमें सिंदूर लगाया था। और साड़ी से बंधा गांठ शायद खुल जाए, लेकिन दिल से बंधा गांठ कभी नहीं खुलता है। अंजलि, लेकिन वो चले गए। सिया, अब तुम तो आगे बढ़ो। सिया, वो चले गए हैं आपके लिए और बाकियों के लिए, लेकिन हमारे लिए हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। यहाँ भी सिर्फ हम उन्हीं के लिए आए हैं। उन्हीं की इच्छा थी कि हम यहाँ पढ़ें। सिया की कहानी सुनकर अंजलि और कार्तिक दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर सिया ने देखा कि दरवाजे पर बाकी के दोस्त भी खड़े हैं और उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर सिया ने उन सब से माफी मांगी और बोली, हमारी गलती की वजह से आप लोगों के साथ गलत हो गया, हमें माफ कर दीजिए। सबने सिया को माफ कर दिया और फिर सिया ने कहा, अगले 15 दिन का नोट्स हम आप सबको भेज दिया करेंगे। सब सिया की इस बात पे मुस्कुरा उठे। फिर सारे वहां से अपने अपने घर को निकल गए। अगले दिन से अंजलि रोज हर शाम सिया से मिलने आया करती थी। वो रोज सिया के लिए एक नए तोहफे को कभी कुछ खाने की चीजें लेकर आया करती थी। देखते देखते सिया अंजलि के साथ बिल्कुल घुल मिल सी गई और अंजलि के कारण ही अंजलि के सारे दोस्तों से भी घुल मिल गई। कॉलेज में सिया पढ़ते हुए 6 महीने बीत गए थे। कार्तिक अब हमेशा सिया में ही खोया रहता था और बाकी लड़कियों की तरफ नजरें ही नहीं करता था। एक दिन सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी और उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो पिछले 18 महीनों से उसने नहीं सुना था। वो जल्दी से भागते हुए बाहर आई और उसने देखा कि सुनीता पूरे दिल से हंसकर किसी से बातें कर रही है। सुनीता को ऐसे हंसते देख सिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आई। फिर कुछ समय बाद सुनीता सिया के बालों में तेल लगा रही थी। तभी सुनीता बोली, सिया, क्यों ना तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा, क्यों ना तुम दूसरी शादी। सिया, बस माँ, आगे मत बोलिए। और आगे बढ़ना किसी से शादी कर लेना नहीं होता है। और माँ, गठबंधन मेरा आपसे भी हुआ है, तो आप हमसे ऐसे पीछा नहीं छुड़वा सकती। सुनीता भी सिया की बात सुनकर उसको प्यार करते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। सिया ने अपना सर ऊपर किया और अपनी माँ का चेहरा पकड़ कर बोली, आप भी ऐसे ही खुश रहा करो। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए साथ में कुछ समय बिताए। फिर अगले दिन सुबह हुई और सिया हर दिन की तरह कॉलेज गई। वहीं कॉलेज के गेट पर उसे कार्तिक मिला। कार्तिक, हाय। सिया, सिया, हाय। कार्तिक, वो तुमने सुना होगा कि कॉलेज में फंक्शन है और कपल थीम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलो? सिया, लेकिन हम कैसे? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये कहकर सिया आगे बढ़ी। तभी कार्तिक पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, सिया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, कल मैं तैयार होकर यहीं कॉलेज के गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद कार्तिक वहां से चला गया और सिया ने भी कुछ नहीं कहा और क्लास के अंदर चली गई। पढ़ाई होने के बाद शाम को सब घर जाने लगे। तभी अंजलि आई और सिया को बोली, तो सिया, तुम कल आ रही हो ना? सिया ने उसकी तरफ देखा और मायूसी से कहा, हम डांस तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कार्तिक। अंजलि ने फिर उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, तो अगर तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है तो क्यों न तुम उसे भगवान का इशारा समझो और आगे बढ़ो। फिर सिया अंजलि से भी कुछ नहीं कह पाई। दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पर सुनीता सिया को परेशान देखकर पूछ पड़ी, सिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया ने फिर सुनीता को सारी बात बताई। तो सुनीता ने भी सिया से वही कहा जो अंजलि ने कहा था।
सुनीता ने ये भी कहा कि अगर तुम आगे बढ़ोगी तो यकीन मानो बेटा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो क्या तुम मेरे लिए आगे नहीं बढ़ सकती हो? सिया ने फिर सुनीता का चेहरा देखा और मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखकर अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सुनीता ने खुशी से पूछा, तो कपड़े क्या पहनना है? या साड़ी पहननी है? सुनीता, तो चलो साड़ी पसंद कर लो। दोनों फिर साड़ी पसंद करने कमरे में चले गए। अगले दिन सुनीता ने कार्तिक को फोन करके बता दिया कि सिया पार्टी में उसके साथ जाने के लिए तैयार है। ये सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो गया और शाम की तैयारी करने लगा। कपड़े और फूल सब का इंतजाम कर लिया उसने, क्योंकि वो शाम की पार्टी में सिया को प्रपोज करना चाह रहा था। देखते देखते शाम हो गई और कार्तिक वहीं कॉलेज के बाहर गेट के पास सिया का इंतजार कर रहा था और साथ में उसके सारे दोस्त भी उसके साथ खड़े थे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन सिया का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए कार्तिक ने अपने दोस्तों को पार्टी में भेज दिया और अकेले बाहर खड़े होकर सिया का इंतजार करने लगा। देखते देखते रात हो के 11 बज गई और पार्टी खत्म हो गई। जब कार्तिक के दोस्त बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कार्तिक अभी भी वहीं खड़ा है, एक जगह से वो हिला तक नहीं। अंजलि और उसके दोस्तों को ये देखकर कार्तिक के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कार्तिक के पास जाने के लिए लड़कियां मरती थी, लेकिन आज कार्तिक किसी के इंतजार में हर चीज छोड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। कार्तिक अपने दोस्तों की तरफ देखकर वहीं लगी बेंच पे बैठ गया। सारे दोस्त उसके पास गए और उसे घर चलने को कहा। तभी कार्तिक बोला, आंटी ने कहा था यार कि वो आएगी, फिर वो क्यों नहीं आई? आखिर क्या वजह है उसके नहीं आने का? इतना बोलते बोलते उसके आंखों से आंसू निकल आए। अब अंजलि को विश्वास हो गया था कि कार्तिक सिया से बहुत प्यार करता है, क्योंकि कार्तिक की माँ नहीं थी और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर भी वो कभी किसी के सामने रोकर अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन आज वो सिया के न आने पे खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर सबने कार्तिक को समझाया। अंजलि ने सिया को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर कार्तिक सिया के घर जाकर देखने जाने की बात कही। सारे दोस्तों ने कार्तिक का साथ दिया और कहा कि तुम और अंजलि जाओ, पता करो, इस समय हम सब का जाना सही नहीं रहेगा। फिर अंजलि और कार्तिक सिया के घर गए, जहां पर ताला लगा हुआ था। फिर आसपास से पूछा तो पता चला कि सिया सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। इसी वजह से सुनीता उसको हॉस्पिटल लेकर गई है। ये सुनकर अंजलि और कार्तिक हॉस्पिटल गए और वहां पर सुनीता से पूछा तो सुनीता ने बताया कि सिया को अभी डॉक्टर देख रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, थोड़ी सी मोच आ गई है पैर में। सुनीता, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। फिर तीनों अंदर गए तो देखा कि सिया बेड पे बैठी है और बिल्कुल ठीक है। ये देखकर कार्तिक के जान में जान आई और फिर कार्तिक सिया के गले से लग कर बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। कार्तिक फिर अंजलि की तरफ देख कर बोला, देखो, मैंने कहा था ना कि मेरी सिया जरूर आती। उसके ना आने की कोई बड़ी वजह जरूर होगी। सिया चुपचाप बैठी थी और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर सुनीता सिया के पास बैठी और उसको प्यार किया और बोली, तुम सो जाओ, हम लोग यहीं बैठते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उठा देंगे सिया जी। जी। अगले दिन सुबह हुई। वहीं सोफे पर बैठे बैठे अंजलि, कार्तिक और सुनीता को नींद आ गई। जब कार्तिक की आंख खुली तो उसने देखा कि सिया बेड पे नहीं है। फिर उसने बाथरूम में देखा तो सिया वहां भी नहीं थी। फिर उसने अंजलि और सुनीता को जगाया। अंजलि, आंटी उठिए, देखिए सिया यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, बाथरूम में भी नहीं है। तीनों उठकर सिया को ढूंढने लगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए तीनों सिया को हॉस्पिटल के अंदर ही ढूंढ रहे थे। तभी कार्तिक की नजर हॉस्पिटल के कंपाउंड की तरफ गई। फिर उसने अंजलि और सुनीता को
कंपाउंड की तरफ उंगली से इशारा किया। फिर अंजलि और सुनीता ने देखा कि सिया बारिश में भीग रही और वो बहुत खुश है। वो किसी पे ध्यान नहीं दे रही थी, बस खुशी से नाचे जा रही थी। उसे अपने पैरों की भी परवाह नहीं थी। सिया को इतना खुश देखकर सुनीता भी बहुत खुश थी। और फिर सुनीता ने कार्तिक और अंजलि से, सुमित के जाने के बाद सिया ने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मुस्कुराया है, लेकिन आज वो इतनी खुश अपने लिए दिखाई दे रही है। मतलब मेरी सिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। ये सुनकर कार्तिक सुनीता की तरफ देखने लगा। फिर सुनीता ने भी कार्तिक की तरफ देखकर बोला, हाँ बेटा, क्योंकि वो सिया तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार थी और उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की बात पे ही भी हामी भरी थी। ये सुनकर तो मानो कार्तिक को कुछ कीमती चीज मिल गई हो। बहुत खुश हो गया वो। फिर सुनीता ने उसे सिया के पास जाने का इशारा किया और कहा, जाओ अपने दिल की बात कह दो उसे। कार्तिक भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सिया के पास पहुंचा। सिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और खुशी से उसके गले लग गई और बोली, आज हम बहुत खुश हैं कार्तिक। कार्तिक भी खुशी से बोला, मैं भी। उसके बाद कार्तिक भी सिया को बाहों में लेते हुए बोला, आई लव यू सिया। इतना सुनते ही सिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसने गुस्से में कार्तिक को जोर से धक्का देते हुए कहा, हमसे दूर न कहकर सिया वहां से जाने लगी। तब तक बारिश भी खत्म हो चुकी थी और वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। अंजलि और सुनीता भी वहां गई और सुनीता ने सिया को रोका और बोली, ये क्या बोल रही हो बेटा? कल रात ही तो तुम कार्तिक के साथ किया। बस माँ, इस बार अब कोई बात मत कीजिए। हमसे कार्तिक बिल्कुल हमसे कार्तिक बिल्कुल टूट सा गया था। तभी अंजलि को कार्तिक की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा और वो सिया को सुनाने लगी कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये तुमसे कितना प्यार करता है? तुम्हें पता भी नहीं हो कि आज तक किसी लड़की ने इसे ना नहीं कहा और ये तुम्हारे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और तुम्हारे पति को मरे हुए 2 साल हो गए। भूल क्यों नहीं जाती उसे? ये सुनते ही सिया ने अंजलि के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन वक्त पे फिर अपना हाथ रोका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं मरे हैं हमारे सुमेश जी, जिंदा है वो। और 2 साल तो क्या, पूरी जिंदगी हम उनकी याद में बिता सकते हैं। ये सुनते ही तीनों के होश उड़ गए। सुनीता भी ये सुनकर खुश हो गई और सिया से खुशी से पूछने लगी, क्या सुमेध अभी है? सिया सुनीता को देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, सुमेध जी जिंदा है। हमने उन्हें सुबह देखा है। सुनीता, कहाँ? सिया, सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि आप लोग सो रहे हैं, तो हमने सोचा कि अकेले ही थोड़ा चलने की कोशिश करें। और जब हम बाहर आए तो हम थक गए और थक कर एक वार्ड के बाहर बैठ गए। फिर जब हम उठे तो हमने देखा कि उस वार्ड में सुमेध जी सो रहे हैं। अभी हम मिले नहीं हैं उनसे। चलिए मिलते हैं जाकर। सिया और सुनीता आगे और अंजलि कार्तिक उनके पीछे वार्ड में पहुंचे तो सुनीता ने देखा कि सच में सुमेध वहां सो रहा है। सिया और सुनीता रोते हुए सुमेध को उठाने लगे। तभी पीछे से अंजलि ने कहा, ये नहीं उठेंगे, ये कोमा में है। ये सुनकर सिया और सुनीता अंजलि की तरफ देखने लगे और साथ में कार्तिक भी। अंजलि सबको खुद की तरफ देखता हुआ देखी, फिर बोली, जी हाँ, ये कोमा में है और ये मेरी बहन के पति हैं, जिनका एक्सीडेंट 2 साल पहले हुआ था और तब से उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में हो रहा है। और इनका नाम सुमेध नहीं, अरविंद है। सिया, नहीं अंजलि, ये सुमेध जी हैं, हमारे पति। फिर सिया ने अपना फोन निकाला और उसमें तस्वीर दिखाते हुए बोली, ये देखो, सारे सबूत हैं हमारे पास। सुनीता, बिल्कुल सही, ये मेरा सुमेध ही है। अंजलि ने सारी तस्वीरें देखी और फिर कहा, एक ही आदमी दो औरतों का पति कैसे हो सकता है? अंजलि, रुकिए, मैं अपनी बहन को बुलाती हूँ। फिर अंजलि ने अपनी बहन को आने को कहा। जब उसकी बहन वहां आई तो सुनीता और सिया के होश उड़ गए, क्योंकि सामने प्रियंका खड़ी थी। सिया और सुनीता को देखकर प्रियंका भी घबरा गई। सिया, तुम
प्रियंका की बहन हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये और सुमेश जी तो बचपन के दोस्त थे, और तुम तो यहाँ अंजलि। हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि आप लोग जहाँ से हैं वहाँ मेरे नानी का घर है, और दी हमेशा वहीं रही है। या प्रियंका के सामने आई और उससे पूछने लगी, प्रियंका, सुमेश जी तुम्हारे साथ कैसे, और ये तुम्हारे पति, ये सब क्या चल रहा है? बार बार पूछने जाने पर प्रियंका ने परेशान होकर कहा, हाँ, उस दिन तुम्हारी शादी की खबर सुनकर बहुत गुस्से में थे, और सुमेध को झूठा फोन करवा कर बुलवाया और उसका एक्सीडेंट करवाया, लेकिन फिर मैंने उसे बचा लिया। पिया ये सब सुनकर रो पड़ी और बोली, क्या फायदा हुआ तुम्हें? ऐसे सुमेध जी का क्या करोगी, जो बोल नहीं सकते, जो तुम्हारे साथ रह नहीं सकते? प्रियंका, और हाँ, मैंने इन्हें जानबूझकर ऐसी दवाइयां देती हूँ जिससे ये कभी ठीक ना हो सके। किया मतलब, तुम इन्हें जानबूझकर ठीक नहीं होने देना चाहती? प्रियंका, हाँ, अगर ये ठीक हो जाएंगे फिर तुम्हारे पास चले जाएंगे, इसीलिए। किया, लेकिन ऐसे खुद के पास रखकर तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? प्रियंका, सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि सुमेध अपनी पत्नी की जगह मुझे नहीं देना चाहते थे। किया, तो तुम हमें मार देती, लेकिन तुमने सुमेध जी के साथ ये क्यों किया? प्रियंका, तुम्हें मारकर मुझे कुछ नहीं मिलता। याद है आंटी, वो लड़की जिससे सुमेध प्यार करता था, मार दिया था मैंने उसे, लेकिन देखो फिर भी सुमेध मेरा नहीं हो पाया, इसीलिए सुमेध को अपने पास रखने का यही एक तरीका था मेरे पास। अंजलि प्रियंका को देखकर बिल्कुल डर गई थी, और उसने अपने दोस्त को मैसेज करके पुलिस को लाने को कहा। कार्तिक खड़ा बस सारी चीजें देख रहा था। उतने में वहां पुलिस आ गई और प्रियंका को अपने साथ ले गई। फिर सुमेध को दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, और फिर डॉक्टर ने बताया कि सुमेध को जो दवाई मिल रही थी उसी की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, जबकि वो ठीक होना चाहते हैं। तो मैं उनकी दवाइयां बदल देता हूँ, बस आप लोग उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। कार्तिक, ये ठीक कब तक होंगे डॉक्टर? डॉक्टर, 6 महीने में भी ठीक हो सकते हैं और 6 साल में भी। ये कहने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। अंजलि ने सिया से माफी मांगी, तो सिया ने कहा, तुम्हारी क्या गलती, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था। कार्तिक ने सिया को कहा, अगर कुछ भी जरूरत हो तो याद करना, मैं तुम्हारा दोस्त अभी भी हूं ना? सिया ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया, और सुनीता ने घर वालों को फोन करके सारी बातें बताई। देखते देखते 6 महीने हो गए, और अब सिया पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही थी। सुनीता भी सिलाई कर रही थी, क्योंकि सुमित के इलाज के लिए अभी पैसे की जरूरत थी। घर से भी रागनी और सोनम पैसे बचाकर सुमित के इलाज के लिए भेजा करती थी, लेकिन फिर भी सिया को बहुत परेशानी हो रही थी। सिया को इतना परेशान देखकर सुनीता उसके साथ बैठी और उसको बोली, जब सुमेध मिला तब बहुत तो खुशी हुई थी, लेकिन अब लगता है कि बेकार ही मिला। वो जैसे तुम तो बिल्कुल परेशान सी रहने लगी हो, और सुमेध में कोई राहत नहीं दिख रही है। ऊपर से घर से भी लोग परेशान हो गए हैं। बेटा, मैं सोच रही थी कि हम लोग सुमेध को देख लेंगे, तुम कार्तिक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। या ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? वैसे हम परेशान इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हमें खुशी नहीं मिल रही है, बल्कि हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि सुमेश जी को आराम नहीं मिल रहा है। हमारे सुमेश जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी माँ, और आप चाहती हैं कि हम उनका साथ छोड़ दें, वो भी इसलिए क्योंकि वो बीमार हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस समय हमारा गठबंधन हुआ था तभी मन में बिठा लिया था हमने कि अब तो मरने के बाद ही इनका पीछा छोड़ेंगे। सुनीता, लेकिन या लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और सुमेध जी ने हमारा साथ देने से पहले इतना नहीं सोचे थे, तो हमारी बारी आई है तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? और माँ, वो किसी भी हाल में हो, लेकिन उनसे उतनी ही मोहब्बत है। सुनीता ये सुनकर रो पड़ी और उसके आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते कॉलेज में सिया को 2 साल बीत गए थे, और अब उसकी आखिरी साल चल रहा था। अब सुनीता और सिया घर पर ही सुमेध का देखभाल करती थी, और फिर एक दिन सुमेध होश में आया
सुनीता वहीं सोफे पर सो रही थी। सिया घर पर नहीं थी। तभी टेबल से बहुत कोशिश करने पर सुमेध ने गिलास नीचे गिराया और सुनीता की आंख खुली और उसने देखा कि सुमेध को होश आ गया। सुनीता ने खुशी से सबसे पहले सिया को फोन करके घर बुलवाया और फिर घर पर फोन करके पूरे परिवार को बताया। सिया ये सुनकर दौड़कर घर आई और उसने देखा कि सुमेध और सुनीता एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर सिया सुमेध के सामने गई। सुमेध अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बस सिया को अपने पास बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे इशारे से रोने से मना किया। दूसरे दिन घर के सारे लोग सुमेध को देखने वहां आ गए। सब अब अच्छा लग रहा था। सब बहुत खुश थे। पूजा भी सुमेध से मिलने वहां आई थी और सुमेध ने उसे माफ कर देने को कहा। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए और सुमेध ठीक होता चला गया और सिया की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों वहां से वापस अपने घर आ गए और सुमेध वापस अपने हॉस्पिटल के काम में लग गया। सिया को भी वहीं अच्छी जॉब मिल गई। अब तो सब पहले जैसा हो गया था। घर पर खुशियां वापस आ गई थी। दोनों एक दिन अपनी गाड़ी में साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में आइसक्रीम खाने उतरे और सिया ने पीछे से सुमित का हाथ पकड़ा। तभी सुमित पीछे मुड़ा और सिया को देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराए और बोली, मैं यही हूँ। सिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहीं जाने भी नहीं देंगे हम अब आपको। ये सुनते ही सुमेध ने सिया को अपने सीने से लगा लिया। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। सिया जब सुमेध को एक पल नहीं देखती तो वो डर जाती है कि कहीं सुमेध जी को कुछ हो न जाए। इसीलिए वो अब सुमेध का सारा साया बनकर रहने लगी थी। सिया और सुमेध शाम को घर आए। रागनी और सोनम ने सुमेध जी की पसंद की चीजें बनाई थी। सभी एक साथ खाने के टेबल पर आ गए। सब ने एक साथ खाना खाते हुए देख कर सुनीता और मास्टर जी बहुत खुश थे। उनके घर में खुशियों ने एक बार फिर से दस्तक दे दी थी। सारे लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सिया और सुमेध भी अपने कमरे में चले गए। सिया आज बहुत खुश थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया सोफे पर बैठकर कुछ काम कर रही थी। सुमेध सिया के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सिया, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। मेरे ना होने पर भी तुमने अपने आप को संभाला और मेरी यादों के सहारे जीना सीखा। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। ये बोलते बोलते सुमेध ने सिया को अपने बेड पर बिठाया और दोनों ने ढेर सारी बातें करते हुए सुमेध ने सिया को अपनी बाहों में ले लेता है, उसे सीने से लगा लेता है और सिया भी सुमेध को मना नहीं करती। फिर सिया और सुमेध पहली बार एक दूसरे के हो जाते हैं। आज मौसम भी बिल्कुल रोमांटिक था और ऐसा लग रहा था जैसे सच में मधुर संगीत और सुहानी हवा सुगंधित खुशबू ह- हर तरफ फैला रही हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।